जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं शार्प फोकस। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी थोड़ी पुरानी है और आपको लगेगा अफगानिस्तान में इतनी गहमा गहमी चल रही है, सब लोग कूद पड़े अफगानिस्तान में, पुरानी कहानियों पे क्यों ले जा रहे हैं मेजर साहब। लेकिन जो इतिहास भूलता है ना, उसको श्राप मिलता है कि उसको अपना इतिहास दोबारा दोहराना पड़ता है। दोज हू फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अब दोस्तों, स्टोरी इस तरीके से है कि दो अब्दुल की कहानी है। दो अब्दुल, एक अब्दुल हिंदुस्तान का और एक अब्दुल पाकिस्तान का। भारत का अब्दुल, जिसने भारत को अग्नि मिसाइल दी। भारत का अब्दुल, जो भारत का राष्ट्रपति बना एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। भारत का अब्दुल, हु रीइंफोर्स्ड इंडियाज स्पाइन ऑफ स्टील। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और दूसरा अब्दुल पाकिस्तान में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। उसको जेल में डाला प्रोलिफरेशन के लिए, न्यूक्लियर मटेरियल्स और हथियार की चोरी के लिए, उसकी स्मगलिंग के लिए। ये दो ट्रेजेक्टरीज हैं दोनों देशों की, जहां पे एक अब्दुल अपनी जिंदगी अपने देश के कदमों पर रख देता है। पूरी जिंदगी सिर्फ एक लक्ष्य, भारत मां की सेवा। और दूसरा अब्दुल पाकिस्तान वाला चोरी करता है, स्मगलिंग करता है, जेल जाता है। यह कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? बात यह है कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, बॉम्ब हैं, उनके मिसाइल्स हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब नहीं, उसकी पाकिस्तानी खासतौर से नहीं साहब, पाकिस्तानी आर्मी को उसकी सिक्योरिटी सौंपी हुई है, हमारे कमांडोज लगे हैं, स्पेशल दस्ते लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं तालिबान कभी काबिज हो जाए हमारे हथियारों के ऊपर, सवाल नहीं उठता। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। पाकिस्तानी हर समय कहते हैं, हो सकता है वो ठीक भी कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को उल्टा कर देते हैं। लेट्स टर्न दिस आर्ग्यूमेंट ऑन इट्स हेड। तालिबान को आप एक आतंकवादी संगठन, एक मिनट के लिए बहस के तौर पे, वी आर हैविंग एन एकेडमिक डिस्कशन, तालिबान को, अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को आप आतंकवादी संगठन एक मिनट के लिए ना माने, आप उसको एक सोच माने। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। तालिबान एक मिनट के लिए मानिए कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है, इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन नहीं है, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन नहीं है। वो एक सोच है, वो एक जहनियत है, वो एक सोचने का तरीका है, वो जीने का एक उसूल है। परवेज मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट भी थे, उनके ऊपर कुछ जानलेवा हमले हुए थे और उसमें से एक बड़ा मशहूर जानलेवा हमला था जो पाकिस्तानी मिलिट्री के सर्विंग लोगों ने करा था। अपने ही आर्मी चीफ को मारने की साजिश, अपने ही आर्मी चीफ को मारने की साजिश। ये क्यों हुआ? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग ये कहते हैं, कहानी क्या है, जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सेफ हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार, एटमी हथियार बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको तालिबान वाले नहीं छीन सकते, वो तालिबान के हाथ में, अलकायदा के हाथ में, इस्लामिक स्टेट के हाथ में नहीं पड़ सकते। मैं चाहता हूं थोड़ा सा सोचें वो, और सोचें ये कि अगर ऐसा हो कि तालिबान बाहर ना हो, तालिबान अंदर हो। क्योंकि तालिबान तो एक सोच है, इस्लामिक स्टेट एक सोच है, अलकायदा एक सोच है। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। मैं बार बार अपने पाकिस्तानी दोस्तों को एक चीज समझाता हूं, और सिर्फ एक चीज मैं कहता हूं, यार आप जिहाद को कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने भस्मासुर राक्षस की कहानी सुनी है? सुनी होगी आप लोगों ने। भस्मासुर राक्षस को वरदान था महादेव का कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा, जिसके सर पे, वो भस्म हो जाएगा। उसने खूब आराधना करी, खूब साधना करी, और उसके बाद उसको वरदान मिला। उसको जब वरदान मिला तो उसने वही करा जो भस्मासुर करना चाहता था, सबको भस्म करना शुरू कर दिया। जिहादी ऐसे ही होते हैं, भस्मासुर जैसे।
आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कोई भी हो। अगर पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि वो जिहादी कंट्रोल कर लेंगे तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये कभी नहीं हो सकता। जिहादी आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये है कि जिहादियों को अगर आप अलकायदा, तालिबान या फिर इस्लामिक स्टेट, जिसको दाइश भी कहते हैं, उस रूप में न देखें, आप उनको एक आइडियोलॉजी, एक विचार के रूप में देखें, एक जहनियत के रूप में देखें, माइंडसेट के रूप में देखें, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी आर्मी खुद एक जिहादी फौज है। मैंने आपको बताया, उसका स्टेटेड एम है जिहाद। उसके मोटो में लिखा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे जिहाद करना। जिहाद किसके खिलाफ? जिहाद काफिरों के खिलाफ। जिहाद किसके खिलाफ? जो इस्लाम कबूल ना करे, उसके खिलाफ। जिहाद अपनी जहनियत के खिलाफ नहीं, अपनी कमियों के खिलाफ नहीं, जो आपकी बात ना माने उसके ऊपर जिहाद। तो ये पाकिस्तानी आर्मी का एक स्टेटेड एम है दोस्तों। अब देखिए, अगर पाकिस्तानी फौज में जिहादी हैं, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक करा था अपने ही आर्मी चीफ के ऊपर। और ये पाकिस्तानी आर्मी को जिहादी फौज किसने बनाया? जनरल ज़िया-उल-हक ने बनाया। जनरल ज़िया-उल-हक वो थे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ और डिक्टेटर जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को, उसका कत्ल करवाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उसको टंगवा दिया सूली पे, जिसकी बेटी बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो को बाद में पाकिस्तानी फौज ने ही मरवा दिया। आप समझ रहे हैं? आपको जिहादी होने के लिए आपके माथे के ऊपर तालिबान का ठप्पा जरूरी नहीं है, दाइश का, अलकायदा का ठप्पा जरूरी नहीं है। जिहादी सोच से होता है, और पाकिस्तान फौज की सोच वैसी है। अब इस फौज के पास न्यूक्लियर हथियार है। मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि किसी दिन तालिबान अपने ट्रक लेकर आएंगे और कहूटा, जहां पे उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, वहां पे आ जाएंगे और घुस के AK-47 फायर करेंगे और चोरी करके ले जाएंगे फिल्मों की तरह। ऐसा नहीं है। पर जो हथियार लेके उनके न्यूक्लियर एसेट्स को, उनके एटम बॉम्ब की जो रखवाली कर रहे हैं, उन्हीं की मानसिकता तालिबानी है, उन्हीं की मानसिकता दाइश की, इस्लामिक स्टेट की है। वही मानसिक रूप से अलकायदा के हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से कितना खतरा है। सोचिए इसके ऊपर जरा। बाहर से आने वाली की जरूरत नहीं है, छेद अंदर हो रखा है, और इस बार पाकिस्तान में किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। पाकिस्तान को शायद एहसास नहीं है इस चीज का, लेकिन ये बात सच है। अब पाकिस्तान ने जो शुरू में बड़ी खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े कि साहब हम काबुल के ऊपर काबिज हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, साफ सीधी बात, और जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी समझ लें। कोई छोड़ के नहीं जाता ऐसी चीज, ठीक है? काबुल पे तालिबान है, पूरे अफगानिस्तान में, इवन नदर्न अलायंस के जो पंशीर एरिया उसके अंदर भी तालिबान घुस गया है। कोई बात नहीं, उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? इनको क्या लगता है कि तालिबान कंट्रोल करेगा? तालिबान कर सकता है अफगानिस्तान को कंट्रोल? नहीं। बात यह है कि आतंकवादी लड़ते हैं पैसे के लिए और आइडियोलॉजी के लिए। दो चीजें हैं, पैसे के लिए और आइडियोलॉजी के लिए, यानी कि जो जहनियत है, जो मानसिकता है उनकी, उसके लिए। कट्टर इस्लामी, काट दो, मार दो, बम से उड़ा दो, इनका माइंडसेट है। और फिर पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए, मुफ्त में कुछ नहीं आता इस दुनिया में। अब तालिबान के अंदर लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं। किसी को मंत्रिमंडल नहीं मिला, वो परेशान है। किसी को पैसा नहीं मिला, वो परेशान है। तिजोरी खाली है। महल के अंदर घुस गए, महल पे कब्जा कर लिया, महल खाली है। स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान खाली, सब कुछ खाली। अब मैंने पहले भी बोला था ना, इनको स्टोरी यही बताई गई थी दोस्तों कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा। बकरा कट गया लेकिन बट नहीं रहा वो, क्योंकि है ही नहीं। इससे क्या होगा कि एक डेस्परेशन आएगा। एक आध महीने के बाद अब देखेंगे, डेस्परेशन आएगा बहुत जबरदस्त। और इस डेस्परेशन को, और ये जो डेस्परेशन है, ये मैनिफेस्ट कैसे होगा, ये दिखेगा कैसे हमें? ये दिखेगा खाना जंगी की सूरत में, गृह युद्ध, सिविल वॉर की सूरत में। जो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूं पूरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में ये सब होने वाला है। बात सिर्फ पंशीर की नहीं है, तालिबान के अंदर मारकाट होने वाली है।
क्योंकि जब पैसे नहीं होते, भुखमरी नहीं होती, तो लोग हथियार उठाते हैं, और इनके पास तो ऑलरेडी हथियार हैं। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में हथियार लेने के लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। बाजार से जाके आप हथियार खरीदिए, अगर आपके पास पैसे हैं, $100-200 हैं, जाइए AK-47 खरीदिए, चलाइए, मारिए जिसको मारना है, खुला खेले वहां पे। तो ये सब चीजें अफगानिस्तान में हो रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में कि भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अफगानिस्तान जितना अनसेटल्ड रहे उतना भारत के फायदे में है। जितना लड़खड़ाता रहे अफगानिस्तान, वो भारत के फायदे में है। अगर अफगानिस्तान सेटल हो जाता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है उसकी चांसेस, अगर अफगानिस्तान सेटल हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अफगानिस्तान से कश्मीर ज्यादा दूर नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि घोड़े पे चढ़ के और तलवार लेके तालिबानी आएंगे, इतनी औकात नहीं है उनकी कि कश्मीर में घुस जाएं। लेकिन अपने ऊपर RDX की बेल्ट लगा के बटन दबाने में कितनी औकात चाहिए? एक वादा चाहिए 72 हूरों का, एक वादा चाहिए कि शहद और दूध की नदियां मिलेंगी ऊपर, बस। जिस आदमी के जीवन में और कुछ है ही नहीं, जिस आदमी के जीवन में और कोई उम्मीद नहीं है, उसको अगर आप ये बोल दें कि मरने के बाद तुम संवर जाओगे, तो उसको वो वाली प्रॉमिस बहुत बड़ी लगती है। और यही चूरन जिहादी बेचते हैं। इन सब के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, करोड़पति हैं ये लोग, लेकिन गरीब को जिहाद का चूरन बेचते हैं, और यही चूरन बिक रहा है अफगानिस्तान में। मैं फिर आता हूं उसी बात पे, भारत करे तो क्या करे? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, भारत को 2-3 काम करने हैं। यह देखना है कि तालिबान के अंदर नाखुश कौन है। तालिबान के अंदर नाखुश कौन है, क्योंकि सब किसी मुल्क में खुश नहीं रहते, और तालिबान जैसे लोग जहां पे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जिन्होंने सिर्फ कत्लो गारत करी है अपनी पूरी जिंदगी भर, वो तो छोटी छोटी चीजों को लेकर बिल्कुल माहौल बना देते हैं। मारना काटना, जिससे डिसएग्रीमेंट हुई सर पे गोली मार देना। ऐसे लोगों का फायदा उठाना बहुत आसान होता है दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल टू टेक एडवांटेज ऑफ सच पीपल। तो दिमाग है नहीं, पैदल है दिमाग से, तो उनका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। तालिबान की फॉल्ट लाइंस क्या है, पहले भारत को यह देखना पड़ेगा। नदर्न अलायंस अपना काम करता रहेगा, वो अलग अलग मुल्क हैं जो नदर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है भारत भी कर रहा हो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। बट नंबर 1, तालिबान के अंदर फॉल्ट लाइंस क्या है उसका फायदा उठाना। कौन से ऐसे गुट हैं, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स है ना, ये अलग अलग कबीले हैं जो मिलकर तालिबान बने हैं। तालिबान कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है, कोई एक नहीं है तालिबान कि आप समझे कि एक तालिबान है और अखुनजादा उसका बॉस है और बाकी सब इस तरीके, ऐसा नहीं है। चाहे उनका मंत्रिमंडल बन गया हो, डेमोक्रेसीज में नहीं होता। कोई इस पार्टी से नाखुश है उस पार्टी में चला जाता है, उस पार्टी से नाखुश है वो उस पार्टी में चला जाता है। भारत में भी यही होता है, पर भारत में ये होता है कि हाँ ठीक है साहब, मुझे बीजेपी अच्छी नहीं लगी, मैं कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस अच्छी नहीं लगी, मैं तृणमूल में चला गया, तृणमूल अच्छी नहीं लगी, मैं जनता दल में चला गया। ये होता रहता है, लोग घूमते रहते हैं नेता। अफगानिस्तान में क्या है, मैं तालिबान से नाखुश हूं, मैं अलकायदा चला गया, मैं अलकायदा से नाखुश हूं, मैं दाइश चला गया, दाइश से नाखुश हूं, मैं वापस तालिबान में आ गया। ये सब ऐसे घूमते रहते हैं लोग। तो नाखुश लोग कौन है, सबसे पहले ये चीज। दूसरी चीज जो इसको अनसेटल रखेगी वो है फीलिंग ऑफ पश्तून नेशनलिज्म, पश्तून राष्ट्रवाद। पश्तून समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरन लाइन है, आप देख रहे हैं फोटो, ये फोटो देखिए मेरे पीछे, ये जो ड्यूरन लाइन है वो ये समझते हैं कि ड्यूरन लाइन अवैध है, नाजायज है, इसको नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी चर्चा हो। तालिबान खुद ही चर्चा कर रहा है। हम कोई इसमें पाकिस्तानी बोलेंगे साहब, मेजर साहब आप साजिश कर रहे हैं, कोई साजिश नहीं, तो पठान खुद बोलते हैं, पश्तून खुद बोलते हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं नया। हमारा थोड़ा ना ड्यूरन लाइन, ड्यूरन लाइन तो आपका और अफगानिस्तान का मसला है, सॉर्ट आउट कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि आप जो कैबिनेट बनी है वो तो जनरल फैज ने बनाई है, कैबिनेट से बोलिए कि हम ड्यूरन लाइन को तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं ड्यूरन लाइन को। यह मसला भी खत्म हो जाएगा भारत की तरफ से। भारत का मसला है नहीं, मैं एक तरफ कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अगर एक भारतीय होने के नाते यह मसला भी खत्म हो जाएगा। आप एक रिटन स्टेटमेंट तालिबान से मंगवा लीजिए, तालिबान की गवर्निंग बॉडी से, साहब जो ड्यूरन लाइन है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको तालिबान सरकार मान्यता देती है। सच्ची बात तो यह है कि तालिबान भी यही कहता है कि हमारी यानी कि अफगानिस्तान की जमीन पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह सच है। एक दूसरी बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज,
अफगानिस्तान में पैसे डाल के पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना, यह काम देखिए कभी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे होते हैं उसमें गर्मी होती है, जिसमें गर्मी होती है वही खर्च करता है। भारत ने $3 अरब खर्च करे, भारत $3 और अरब खर्च कर देगा। और देखिए जहां पे देश का सवाल होता है वहां पे दोस्तों आप लोग नैतिकता की बात मत करिए। लोग मुझे बड़ा मैसेज भेजते हैं कि मेरे साथ ये तो गलत है। गलत सही कुछ नहीं होता। भारत मां की सेवा में जिसकी गर्दन काटनी है, जिसको बर्बाद करना है, करो। इन द एंड इंडिया शुड विन। एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट बस। जो काम देश के लिए हो वो काम सही है। जो काम देश के हित में हो वो काम सही है। इसमें कोई नैतिकता आपसी रिश्तों में होती है। तो जब राष्ट्र बात कर रहे होते हैं बीच में, उसमें नैतिकता नहीं होती, उसमें राष्ट्र का फायदा देखा जाता है। और जो भारत मां के फायदे में हो वो काम भारत को करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तालिबान को मान्यता दीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पैसा इस्तेमाल करके तालिबान को इन्फ्लुएंस करिए। आप नहीं होंगे अफगानिस्तान में तो चीन होगा, पाकिस्तान होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम तालिबान से इंगेज कैसे करें। नो रिकॉग्निशन, इंगेजमेंट ऑन क्लियर टर्म्स कि भाई हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम हमें क्या दे रहे हो ये बताओ। ये मत बोलो कि साहब आप आइए और अफगानिस्तान में इतनी इमदाद दीजिए, इतना पैसा खर्च करिए। क्यों खर्च करिए भाई, क्यों खर्च करिए? तुम हमें क्या दे रहे हो जो हम तुम्हारे लिए पैसा खर्च करें? धंधे की बात करो, बिजनेस की बात करो। और अगर हम वहां से खनिज पदार्थ जमीन से निकालते हैं अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके, तो वापस हिंदुस्तान जाएगा कैसे वो? क्योंकि अफगानिस्तान में फैक्ट्री तो लगने से नहीं, हम पैसा देंगे, उसका जो डील है तालिबान के साथ पूरी करेंगे, लेकिन वो जाएगा कैसे? पाकिस्तान से ले जाना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। तो भारत ले जाएगा ईरान के थ्रू, और यहां पे हमारा पोर्ट काम आएगा जो चाबहार पोर्ट है, जो हमने $2.5 बिलियन की लागत से, $2.5 अरब की लागत से ईरान में बनाया है। चाबहार और गवादर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वो बहुत पास पास हैं, वो देयर आर स्टोन्स थ्रो, ज्यादा फर्क नहीं, बहुत पास हैं वो आपस में। वहां से हमें करना पड़ेगा ईरान से बात करके। रेल लाइन मुझे ऐसा पता लगा है कि काफी हद तक बन गई है, और रेल लाइन बने, वहां से ले जाएं और तालिबान अश्योर करे ईरान के बॉर्डर तक कि हमारे लोगों को कोई खतरा नहीं है। हम डालेंगे पैसा, कोई बात नहीं। इसमें नैतिकता वाली बात दोस्तों, लोग मुझे करीब 100 मैसेज रोज आते हैं कि इंडिया शुड नॉट एंगेज विद द तालिबान। वाई आई विल एंगेज विद द डेविल इफ इट बेनिफिट्स माई कंट्री। मैं शैतान के साथ गले मिल जाऊंगा अगर मेरे देश का फायदा है तो। क्यों ना मिलूं भाई? नैतिकता आपसी रिश्तों में होती है, मुल्कों के रिश्तों में नैतिकता नहीं होती। आपने कभी देखा है अमेरिका को नैतिकता करते हुए, रूस को करते हुए, चीन को करते हुए? तो फिर भारत अकेला बने जो नैतिकता करे? क्यों? बहुत नुकसान हुआ है हमें। हमें चाणक्य नीति अपनानी चाहिए, जिसमें मां भारती का फायदा, उसमें 130 करोड़ भारतवासियों का फायदा। दिस इज द अल्टीमेट लॉजिक, देयर इज नो अदर लॉजिक। आखिरी चीज दोस्तों, करीब 2600 किलोमीटर लंबी है ड्यूरन लाइन, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। 2600 किलोमीटर, और करीब तकरीबन 750 किलोमीटर लंबी है लाइन ऑफ कंट्रोल। ड्यूरन लाइन हमारे पश्चिम में है, यानी कि वेस्ट में है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के ईस्ट में है, यानी कि अगर आप ऐसे देखें तो ऊपर की तरफ, या ऊपर है इस तरफ आप देखें तो आपको दिखेगा कि ड्यूरन लाइन, और इस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब मैं आपको बताता हूं कि दर्द कहां पे होगा। ये पेन वाले पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये समझने वाली बात है। आप सब लोगों ने क्लास 8th क्लास 7th में फलक्रम पढ़ा होगा ना? फलक्रम क्या होता है? अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो। लेट मी गिव यू अ क्विक रिफ्रेशर कोर्स इन फिजिक्स। फटाफट जरा एक रिव्यू करते हैं, एक बार दोबारा रिसर्च करते हैं इसमें कि फलक्रम क्या होता है। दोस्तों फलक्रम को डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट अगेंस्ट विच अ लीवर इज प्लेस्ड सो दैट इट गेट्स परचेज। यानी कि कोई अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि अगर कोई जैसे ये पत्थर है, ठीक है, और उसके ऊपर आप एक ऐसा डंडा रख देते हैं, राइट? यहां पे कोई भारी चीज है, यहां पे भारी चीज है, और यहां पे हल्की चीज है। आप हल्का वजन डालेंगे तो फलक्रम के थ्रू आप एक भारी चीज को उठा सकते हैं।
समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? एक छोटी चीज का वजन डाल के आप एक भारी चीज को शिफ्ट कर सकते हैं आराम से। यह है फलक्रम की कहानी। कहने की बात यह है कि इसमें छोटी चीज कौन सी है? साइज में, वैसे छोटी नहीं, साइज में, लाइन ऑफ कंट्रोल। और बड़ी चीज कौन सी है? ड्यूरेंट लाइन। छोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 750 किलोमीटर की लंबी है लाइन ऑफ कंट्रोल, और वो लंबी है 2600 किलोमीटर से ज्यादा की। आप लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके ड्यूरेंट लाइन को हिला सकते हैं। फलक्रम कैसे? सिंपल सा तरीका है दोस्तों, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान के अंदर जब लड़ाई होगी तालिबान के वेरियस फैक्शंस में, तो पाकिस्तान, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, तालिबान ड्यूरेंट लाइन नहीं मानता, वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर प्रेशर डालेगा और पाकिस्तान की फौज वेस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ड्यूरेंट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी फौज लग जाएगी, एफसी लग जाएगी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी उनकी, क्योंकि उनको अपने अपने देश को बचाना है, क्योंकि वहां से पश्तून आ रहे हैं भाग के इधर, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और आज भी है उनके लिए खतरा, राइट? वो वहां से भाग कर आ रही है। जितना भी हमारे मुसलमान भाई हैं मोमिन, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तान, ये ऑल लाइज, जो कुछ नहीं है, सिर्फ कोरा झूठ है। सच्ची बात तो ये है, सच्चाई ये है। और पाकिस्तान को लगता है कि इकोनॉमिकल कोलैप्स हो जाएगा हमारा, द इकोनॉमी विल कोलैप्स, अंदर रेडिकलाइजेशन आएगा। देखिए 100 अफगान आते हैं ना दोस्तों, 100 अफगान आते हैं तो उसमें से 99 मासूम हैं, 99 निर्दोष हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसमें से एक सुसाइड बॉम्बर आ जाए। यही पाकिस्तान को डर है, और पाकिस्तान का डर जायज है बिल्कुल, क्योंकि पहला ऐसे हो चुका है। जब भी अफगानिस्तान में गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, और जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन पर गड़बड़ होती है तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल से हल्की होके वेस्टर्न बॉर्डर पर पहुंच जाती है। और क्यों ना पहुंचे, सही बात है, मुल्क का बॉर्डर है, उसको डिफेंड करना है पाकिस्तान को। फलक्रम, जब आपको लगे कि पाकिस्तान हाथ से बाहर निकल रहा है और बहुत ऊंचे सुर में गाना गा रहा है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करिए। पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर लड़ नहीं पाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोनों बॉर्डर पर लड़ना बहुत 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 मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों यही बात सच है। दिस इज रियल पॉलिटिक। मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज मैं सिर्फ एक बात की बात करूंगा आपसे, कि अफगानिस्तान में भारत का क्या हित है, और उस हित के लिए आपको जो करना है, आपको और मुझे वो करना चाहिए। जय हिंद।